जिसे अच्छी बात अच्छी लगने लग गई हो तो समझना कि उसके अच्छे दिन आ गए हैं। ऐसा कैसे? वस्तु स्वरूप की बात, वस्तु सिद्धांत की बात, वस्तु सिद्धत्व की बात जिसे सरलता से बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार हो जाती है, वह जीव सुखार्थी ही है। उसको तीव्र धगश निर्माण हो गई है अपने स्वरूप को ध्याने की, और ऐसा ही जीव मोक्ष को प्राप्त कर सकता है या अपने में मोक्ष देख सकता है। अनादिकाल से इस जीव ने सुखी होने के नाम पर बाहर ही प्रयास किया है, अंदर प्रयास नहीं किया है। और इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण आज ये बात, आज के लिए सीख, अच्छी बात जिसे अच्छी लगे, समझना उसके अच्छे दिन आ गए हैं। 99 नंबर की गाथा आज चलनी है। वैसे आप सबको पता होगा 9 ये अंक विशेष है। आप 9 में कितना भी जोड़ दीजिए, मतलब 9 में 9 के टेबल में आप किसी भी प्रकार से कर दीजिए, आपको उसका फलित 9 ही मिलेगा। जैसे 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 + 8 9, आप लगाते जाइए। अब यहाँ पर भी 9 और 9 18, फिर से जोड़ लगाया तो 18 आ रहा है, फिर से 1 और 8 9, अर्थात अक्षय अंक कहा जाता है। और गाथा भी उतनी ही जबरदस्त है। पूरा जिनागम का सार इस गाथा में भर दिया है। आप मतलब, और अमृतचंद्र स्वामी ने इसमें शिखर ही लगा दिया है। आनंद आएगा। अपन गाथा का पाठ करते हैं एक बार और फिर उसके भाव को पढ़ने की कोशिश करेंगे। पेज नंबर है 51। सदवदिठ्ठं सहावे दौवं दौवस्य जो हि परिणामो अर्थेषु सुसहावो ठिदि संभवनाश संबद्धो। हरिगीत। स्वभाव में स्थित द्रव्य सत सत द्रव्य का परिणाम जो उत्पाद व्यय ध्रुव सहित है, वह ही पदार्थ स्वभाव है। सरल कह रहे हैं जिनागम क्या है। इन शॉर्ट यहाँ पर देखते हैं। जिनागम वस्तु प्रमाण है, और वस्तु कैसी है? उत्पाद व्यय द्रव्य स्वरूप। खत्म। इसलिए जिनागम उत्पाद व्यय द्रव्य प्रमाण है। इतनी सी बात। ये मैंने डिराइव किया, कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको एकदम संक्षेप में जिनागम का परिचय देने के लिए कोई कहे तो बस इतना ही कहना उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ये त्रिलक्षणमयी ऐसी वस्तु होती है, और ये स्वभाव से ही वस्तु ऐसी है, स्वभाव से ही वस्तु का ये परिणाम पाया जाता है। ऐसा होते हुए वस्तु अनादि की है और अनंत काल तक रहने वाली। ये जितना जिसको समझ में आया, अगर वो दार्शनिक होगा वो तुरंत समझ जाएगा, अगर दार्शनिक नहीं होगा तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। और जो एक लाइन में पूछता है वो दार्शनिक ही होता है या फिर अज्ञानी होगा, 2 में से एक होगा। बात क्या आ रही है? फिर से देखो, सदवठिदम सहावे, सत अवस्थित स्वभाव वाली होने से,
कौन? दवम, मतलब द्रव्य सत स्वभाव वाला होता है और अवस्थित स्वभाव वाला होता है। या यूं कहिए, द्रव्य अवस्थित है इसलिए सत स्वभावी है, ऐसा लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दवस्य जो ही परिणामो, द्रव्य का परिणाम अर्थेसु, अर्थेसु मतलब पदार्थ क्या है? ठिदी संभव नाश संबद्धो, अर्थात स्थिति, स्थिति मतलब द्रव्य, संभव उत्पत्ति, नाश व्यय, संबद्धो अर्थात इन तीनों की युगपत्ता इज इक्वल्स टू परिणाम। अर्थात आपको मैं यूं कहूं कि एक समय की पर्याय के 3 अंश करने हैं और ये तीनों मिलकर एक पर्याय है। क्या कहा? तीनों मिलकर एक पर्याय है और प्रत्येक द्रव्य ऐसे त्रयात्मक लक्षण सहित पाया जाता है। प्रत्येक द्रव्य ऐसे त्रयात्मक लक्षण सहित पाया जाता है। अभी अपन ज्यादा डिटेलिंग में गए नहीं है। जैसे जैसे आचार्य के वचन अपन पढ़ते जाएंगे, उनके उदाहरण पढ़ेंगे, तो उदाहरणों के माध्यम से विषय और खुलेगा। एज यूजुअल मनोयोग से सुनने की कोशिश करना, चेष्टा करना, जितना उपयोग शार्प उतना विषय की प्राप्ति विशेष और उतनी ही वस्तु सरल और सुलभ भाषित होगी। अपना बोझा एकदम हल्का हो जाएगा। जो कर्तृत्व का अहंकार ये जीव अनादिकाल से पालते आ रहा है, क्षणार्ध में उसका अभाव करने के लिए ये गाथा है। कितना भी विकट अवस्था में क्यों न हो, इस गाथा के भाव को समझेगा तो उसका आज ही इसी क्षण उसको अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति हो ही जाएगी। देखो, स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। स्वभाव में अवस्थित मतलब क्या? अव चौओर से समानता स्थित रहना, अपने स्वभाव में ही ये द्रव्य रहता है, स्वभाव का कभी उल्लंघन करता नहीं, स्वभाव के बाहर कभी पाया जाता नहीं है, इसलिए द्रव्य सत है। ओ माय गॉड, कितना बड़ा सिद्धांत किया है। अर्थात यहां पर आप इसका विरोध कीजिए ना, मतलब नेगेटिव स्टेटमेंट निकालिए। यदि द्रव्य स्वभाव के बाहर निकले तो द्रव्य सत नहीं रहेगा, असत हो जाएगा। अज्ञानी अनादिकाल से द्रव्य के बाहर निकलने की ही चेष्टा कर रहा है, अर्थात द्रव्य के बाहर जाकर कुछ करने की चेष्टा कर रहा है और इसीलिए वो दुख को प्राप्त हुआ है। जैसा स्वभाव है वैसा ही अगर लाभ चाहते हैं तो स्वभाव का आश्रय जरूरी है। स्वभाव का अनाश्रय यही परिभ्रमण का कारण है, संसार का कारण है। तो पहली बात क्या आ रही है? स्वभाव में अवस्थित होने से द्रव्य सत है। सत अर्थात शाश्वत, सत अर्थात हयाती, अस्तित्व है। कब से है? अनादिकाल से है। कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अर्थात मेरी शाश्वत सत्ता को कोई हानि नहीं है, कोई ठेस ही पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य ऐसी लिमिट में है। अनलिमिटेड कोई द्रव्य नहीं है। बेभान अपने सीमा के बाहर कोई पाया ही नहीं जा रहा है। हाँ, हम आज देख रहे हैं कि ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। दिखने के लिए सब हमला हो गया तो आकुलता दिखाई दे रही कि नहीं? एक व्यवहारिक दृष्टिकोण देखो,
कि अपने प्रदेश को छोड़कर थोड़ा सा बाहर कोई देश गया तो वहां पर तनाव के वातावरण होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। अर्थात प्रत्येक देश को अपनी स्वतंत्र सत्ता प्यारी है, उसमें कोई आडंगा लाए, कुछ दखल अंदाजी करे, उसे स्वीकार नहीं है। ये हम उदाहरणों के माध्यम से, हमारे सामने घटने वाले उदाहरणों से हम ये नक्की कर रहे हैं। उसी प्रकार यहाँ पर कह रहे स्वभाव से ही द्रव्य अपनी वास्तु के बाहर जाता ही नहीं है। वास्तु मतलब अपने प्रदेशों के बाहर वो द्रव्य जाता ही नहीं है। द्रव्य का परिणाम, सेकेंड लाइन है ये, द्रव्य का परिणाम उत्पाद व द्रव्य सहित है, वह पदार्थों का स्वभाव है। हाँ, मतलब दो बातें कह रहे हैं। जिनागम क्या है, मैं द्रव्य क्या है ये यहाँ पर बता रहे हैं। तो जिनागम द्रव्यमय है, द्रव्यों का समूह है। ओके, एक और द्रव्य का समूह कैसा है? प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र, प्रत्येक द्रव्य सत, प्रत्येक द्रव्य उत्पाद व द्रव्य सहित। आगे इस गाथा का भाव आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। सदा स्वभाव में ठहरा होने से द्रव्य सत है और द्रव्य का स्वभाव द्रव्य उत्पाद व्यय की एकता रूप परिणाम है। साहब यही तो रिपीट कर रहे हैं। कहा चल रहा है? आप 93 नंबर की गाथा से आप तक तो यही चली है, पूरा यही चलने वाला है। और उसके पहले 87 नंबर की गाथा, 80 नंबर की गाथा, सब यही तो चल रहा था। अब फिर से यही चल रहा है। क्या कह रहे हैं? उत्पाद व द्रव्य। देखो, जब तक ये उत्पाद व द्रव्यात्मक वस्तु को अपन नहीं समझते हैं तब तक अपना काम नहीं होगा। और इसीलिए बारंबार इसी विषय को पेश किया गया है। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। सदा स्वभाव में ठहरा होने से द्रव्य सत है और द्रव्य का स्वभाव उत्पाद व द्रव्यात्मक द्रव्य कहा गया, स्वभाव द्रव्य उत्पाद व्यय की एकता रूप परिणाम है। महत्वपूर्ण शब्द एकता रूप परिणाम। ये तीन नहीं है, एक ही है। अर्थात एक पर्याय में तीन बातें हो रही है। क्या हो रहा है? एक पर्याय में तीन बातें हो रही। क्या क्या हो रहा है? व्यय हो रहा है, दूसरा उत्पाद हो रहा है और तीसरा द्रव्य। अब ये कैसे संभव है साहब? तीन बातें, अर्थात कोई विरोध नहीं, उत्पाद भी हो रहा है और व्यय भी हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहे हैं और दोनों का एक दूसरे के लिए पूरक है, अर्थात वस्तु बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। कैसे? देखो, पूर्व पर्याय का व्यय हो रहा है, महत्वपूर्ण ना, पूर्व अवस्था का व्यय हो रहा है, लेकिन वो व्यय हो रहा है, मान लो ये पर्याय है, ये पर्याय, ठीक है। इस पर्याय में पूर्व पर्याय का व्यय हुआ है, तो इस पर्याय में है ना, उसका व्यय पना कहाँ है? इस पर्याय में है। एक ये पर्याय अभी है, इसका उत्पाद हुआ है। ओके, उत्पाद ये दो हो गया और ये पर्याय है और ये द्रव्य के आश्रित है, इसलिए द्रव्यपना भी कायम रहा है। ठीक है, द्रव्य में समझाऊंगा और समझाऊंगा, थोड़ा रुकिए, पहले अपन पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो और विषय खुलता जाएगा। लेकिन अब तक की बात इतनी ही है कि प्रत्येक परिणाम में तीन बातें एक साथ पाई जाती है, अर्थात ये तीनों काम एक ही साथ एक ही
पर्याय में हो रहे हैं। आप थोड़ा सा गंभीरता से विचार कीजिए, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और प्रत्येक गुण का नवीन अवस्था का उत्पाद है, प्रत्येक गुण के पुरानी अवस्था का व्यय है और प्रत्येक गुण द्रव्यपने से कायम रहा है। एग्जाम्पल, पूर्व की मति ज्ञान पर्याय का व्यय हुआ, एग्जाम्पल। नवीन श्रुत ज्ञान पर्याय का उत्पाद हुआ, 2। और ज्ञानपने से कायम रहा, अर्थात जाननपने से कायम रहा, वो ज्ञान गुण का जाननपना कायम रहा, ये उसका द्रव्यपना। ये तीनों बातें एक ही समय में हो गई है और ऐसा प्रत्येक द्रव्य के पर्याय का स्वभाव है। और स्वभाव क्यों है ये प्रश्न नहीं करना, क्योंकि प्रश्न जहां पर स्वभाव होता है वहां पर तर्क चलते ही नहीं है, वहां पर युक्ति चलती नहीं है, वहां पर मात्र अनुमान प्रमाण चलता है। अनुमान प्रमाण क्यों कह रहा है, क्योंकि उसके बिना वस्तु की स्वीकृति नहीं होती। ऐसे स्वभाव वाली वस्तु को ही ग्रहण करना है, धारण करना है। मात्र मैं उत्पाद और व्यय वाली ही वस्तु को धारण करूं नहीं चलेगा, मात्र उत्पाद वाली वस्तु को ही ग्रहण करूं नहीं चलेगा, मात्र द्रव्य वस्तु को ग्रहण करूं नहीं चलेगा, त्रयात्मक वस्तु को ही ग्रहण करना है। देखो, सांख्य मत वालों ने नित्य वस्तु को ही तो ग्रहण किया है और नित्य मतलब द्रव्य वस्तु को ही तो ग्रहण किया है। बौद्ध मत ने क्या किया है, बौद्ध मत वालों ने नाशवंत वस्तु को ही तो ग्रहण किया है। और अपने यहां पर उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों एक साथ होने वाली वस्तु को ग्रहण किया है। और एक बात याद रखना, उत्पाद, व्यय और द्रव्य ये तीनों मिलकर एक पर्याय है। द्रव्य इज नॉट इक्वल टू ध्रुव। क्या कहा? द्रव्य इज नॉट इक्वल टू ध्रुव, क्योंकि ध्रुव अनंत पर्याय का समूह है और द्रव्य एक वर्तमान पर्याय में पाया जा रहा है, वो कंटिन्यूटी, वही पना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ये द्रव्य ध्रुव नहीं है, ये और एक बात समझना। आइए थोड़ा आगे और पढ़ेंगे। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने एक होने पर भी वास्तु मतलब क्या? वास्तु अपन कहते ना, ये वास्तु शांत है, ये वास्तु अशांत है। तो वास्तु मतलब रहने का स्थान, निवास स्थान, ठीक है। जिस क्षेत्र में हम रहते उसको वास्तु कहते। उसी प्रकार यहाँ पर वास्तु क्या है? जहां पर द्रव्य का क्षेत्र पाया जाता है उसको वास्तु कहते हैं, ठीक है। हाँ, अब आइए फिर से। जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने एक होने पर भी, हाँ, जैसे अभी मेरा घर है, तो घर जो है, घर का कोई बंटवारा किया जाता है क्या? नहीं, ये एक ही है, बराबर। तो उसी प्रकार वास्तु है, उसमें बंटवारा संभव नहीं है, समग्रपने एक ही है। ऐसा होते हुए भी उसमें अब हम अपनी ज्ञान में भेद करने वाले हैं। और कैसे भेद होंगे? अभी देखो, विस्तार क्रम में प्रवर्तमान। अभी क्षेत्र कैसे फैलता है? वास्तु कैसी फैली है? विस्तार में फैली है। विस्तार मतलब तिर्यक रूप से, तिर्यक मतलब हॉरिजॉन्टल रूप से, एक ऐसे आड़े रूप में, तिर्यक रूप में फैली है वास्तु, बराबर। तो विस्तार क्रम में, विस्तार समझ में आ रहा है ना? विस्तार मतलब एरिया, फैलाव, ठीक है। विस्तार क्रम में प्रवर्तमान, उसके जो सूक्ष्म अंश है
वे प्रदेश है। अब देखो और क्या कह रहे हैं, एक वास्तु, वास्तु के सूक्ष्म अंश, सो उसका प्रदेश हुआ। देखो अपना घर है, अपन ने एक घर खरीद लिया, तो अपन घर कैसे खरीदते हैं, बिल्डर अपने को स्क्वायर फीट में भाव बोलता है कि नहीं, तो स्क्वायर फीट जो है वो स्क्वायर फीट क्या हो गया, उसकी एक स्वतंत्र इकाई है, उसके ऊपर उस घर की कीमत आकी जाती है, बराबर, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है ना। उसी प्रकार ये जो अपनी वास्तु है, उस वास्तु की सबसे छोटी इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई उसका प्रदेश है। मेरा एक प्रश्न है आप सबसे, प्रदेश किसको कहते हैं? 2-3 परिभाषाएं हैं, एक तो मैंने अभी दे दी है, आप और कोई बता सकते हैं? प्रदेश किसको कहते हैं? हाँ, ये तो मैंने जवाब दिया, और बोलिए। तीन परिभाषाएं हैं, उसमें से एक आकाश के सबसे अविभाज्य अंश को प्रदेश कहते हैं, ये एक परिभाषा, अविभाज्य अंश। अविभाज्य मतलब उसका फिर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। और बोलिए। कोई नहीं? ये देखो, मैं एक और सबसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, थोड़ा थोड़ा ना अपन ने भाग में जो पढ़ा है या सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ी है, छह ढाला पढ़ी है, उसको रिवाइज कीजिए। अपना समय कहा जा रहा है, ये थोड़ा सा इन बातों में अपना उपयोग लगाइए। इससे क्या होगा, पुढचं पाठ मागचं सपाट ऐसा मत कीजिए। थोड़ा सा हमको पुनरावलोकन करने की आदत होनी चाहिए। नवीन नवीन सीखने के उद्यम में, प्रयास में हम पुराना जो विद्या हासिल कर आए हैं, जो अत्यंत अत्यंत जरूरी है, उस विद्या को हम भूलना नहीं चाहिए। देखो मैं बताता हूँ। हाँ, आकाश के जिस प्रदेश को, जिस क्षेत्र को एक परमाणु घेरता है, उसको प्रदेश कहते हैं। और उसको मतलब आकाश का सबसे छोटा भाग कहते हैं, ठीक है। जितना क्षेत्र एक परमाणु घेरेगा, ठीक है, वैसे ही कालाणु भी लगाइए, वो भी वही पे वही बात बैठती है। जितने क्षेत्र को कालाणु घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। तीसरी परिभाषा और कोई बता सकता है? गमन संबंधी है और परमाणु के गमन संबंधी है। अब बोलिए। परमाणु एक समय में जितना गमन करता है। आ गई क्या बात? ये दूसरी और एक तीसरी परिभाषा होगी, समझ में आया? एक परमाणु धीमी गति से चलने पर, ये शब्द डालना, क्योंकि फास्ट गति में एक समय में वो पूरा 14 राजो जा रहा है। धीमी गति से जितना क्षेत्र गमन करता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। ठीक है, देखो ये ऐसा अभ्यास जरूरी है, मैंने जानबूझ के यहाँ पर ये खड़ा किया। अभी अपनी किसकी चर्चा चल रही है? फिर से टॉपिक में आ जाए, फिर से थोड़ा सा विषयांतर हो गया लेकिन जरूरी था। फिर से यहाँ पर विस्तार क्रम की चर्चा चल रही है। द्रव्य का विस्तार क्रम। द्रव्य का विस्तार क्या है? उसका क्षेत्र। जितने क्षेत्र में द्रव्य, जितने क्षेत्र को द्रव्य व्यापता है उसको उसका विस्तार क्रम कहते हैं। समझ में आया? अर्थात कितने प्रदेशों में वो द्रव्य स्थित है उसकी बात चल रही है।
ओके, अब देखो फिर से, जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, अरे ऊपर है, सॉरी, जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है, सूक्ष्म अंश समझ में आया क्या है, वे प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति, वृत्ति मतलब प्रवृत्ति, हाँ, द्रव्य का कार्य, द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे परिणाम है। सचमुच ये गाथा इतनी ही है, अर्थात इस टीका का भाव इतने से में उन्होंने कंक्लूजन दिया है। दिस इज प्रेसी राइटिंग। अगर कोई इतने से को समझ गया ना तो उसने पूरी टीका समझ ली है, और जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है ना उसको पूरी टीका सब पढ़नी पड़ेगी। हाँ। क्या कह रहे हैं थोड़ा सा समझाता हूं। हाँ, उदाहरण दे रहे हैं क्षेत्रात्मक और घटित कर रहे हैं, घटित कैसे कर रहे हैं, घटित कर रहे हैं कालात्मक। ओके, देखो अब फिर से, जिस प्रकार द्रव्य का वास्तु समग्रपने एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे प्रदेश है, अर्थात क्षेत्र का विस्तार उसमें एक अंश वो प्रदेश, और वो कैसा है, और एक शब्द आया है विस्तार क्रम। वो शब्द के ऊपर गौर करना, विस्तार क्रम कहकर क्या कहना चाहते हैं, मेरा आप सबसे प्रश्न है, आप विचार करते रहिए, मुझे बताना, मैं आगे बढ़ रहा हूं। विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी, पहले क्या कहा था, द्रव्य का फैलाव समग्रपने एक है, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति अर्थात वर्टिकल पर्याय, द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी प्रवाह क्रम, अंडरलाइन द वर्ड प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे परिणाम है। कितने जन अभी भी पकड़ रहे हैं या नहीं पकड़ रहे हैं, आप कितने जन मेरे साथ में है, किसी को समझ में आया क्रम का अर्थ क्या कहना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, विस्तार क्रम में क्रम क्या लेंगे आप, क्रम मतलब आपको एक ही दिखाई देता है, पर्याय, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर बराबर, ठीक है, आप पास में है लेकिन पूरा सही नहीं था। हाँ, पास में तो आए थे। देखिए, एक कपड़ा है ना, मान लीजिए ऐसा एक कपड़ा होगा, और इसके प्रदेश है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसा आप लगाते जाइए क्रम। तो ये कपड़े का विस्तार क्रम है कि नहीं, ये विस्तार है, और उसमें प्रत्येक प्रदेश का एक एक क्रम है कि नहीं, पहले के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा, पांचवे के बाद में छठा, ऐसा क्रम है कि नहीं, इसको कह रहे विस्तार क्रम। आप समझ रहे मेरी बात को? ये क्यों कह रहे हैं, आप लॉजिक को पकड़िए। गाथा में क्या कहा है, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक, ये इतनी सी बात को समझाना है। और कहा लेके गए हैं, आप गाथा के साथ में चलना। गाथा में क्या कह रहे, उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक ये स्वभाव है, और ये तीनों एक ही समय में हो रहे, इतनी सी बात है, और ये प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। अब ये समझाने के लिए इन्होंने क्या किया, विस्तार क्रम निकाला है। क्यों निकाला, देखो क्यों निकाला, मैं अभी बता रहा हूं। ये क्रम है, पहला प्रदेश, दूसरा प्रदेश, क्यों, सूक्ष्म अंश ले रहे ना, एक अंश इज इक्वल टू एक प्रदेश, 1 2 3 4 5 6, पहले के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, तीसरे के बाजू में चौथा, ऐसा क्रमसार है कि नहीं प्रदेश? ऐसा है क्या पहले के बाद में डायरेक्ट 10वां है क्या? नहीं, पहले के बाद में दूसरा ही मिलेगा। कब मिलेगा दूसरा?
कौन से काल में दूसरा रहेगा, हमेशा रहेगा या आज है? हमेशा। वेरी गुड, वेरी गुड। हमेशा रहेगा, याद रखना। 3 काल में पहले के बाद में दूसरा ही प्रदेश विस्तार क्रम में पाया जाएगा हर द्रव्य में। एग्जाम्पल समझ में आ रहा है क्या? विस्तार क्रम में पहले के बाद दूसरा। मान लो संकोच हो गया, उसका संकोच हो गया, द्रव्य का संकोच हो गया, तो उसका विस्तार क्रम में कुछ चेंज होगा क्या? नहीं होगा। चलो दूसरी बात, द्रव्य का फैलाव हो गया, तो उसमें कुछ चेंज आएगा क्या विस्तार क्रम में? नहीं। पहले के बाद में दूसरा ही आएगा, दूसरे के बाद में तीसरा ही आएगा। ये क्रम निरंतर और तीनों काल में ऐसा ही बना रहेगा। विस्तार क्रम समझ में आया? एक बार अब देखो क्या कह रहे हैं, विस्तार क्रम अर्थात विस्तार में प्रदेशों का क्रम नंबर 1 2 3 4 जो क्रम है, क्रम में कभी चेंज नहीं आता। कितने जनों को अभी भी उदाहरण पकड़ में आ रहा है और सिद्धांत के साथ में लगा रहे? उत्पाद व द्रव्य में कितने जन लगा पा रहे? नहीं लगा पा रहे, मैं मालूम मुझे, क्योंकि इतना सरल होता क्या? सरल नहीं है। आचार्य देव ने थोड़ा सा कठिन किया है, लेकिन कठिन करके इतना सरल किया है, फिर से कभी भूल नहीं सकते, इतना सरल किया है। ओके, हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, विस्तार क्रम पहले के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, तीसरे के बाद में चौथा, चौथे के बाद में पांचवा, पांचवे के बाद में छठा, ऐसा विस्तार क्रम है। ठीक है, और वो क्रम चेंज नहीं होता है, हमेशा वैसा ही पाया जाएगा। ओके, अब यहां पर प्रदेश में हमको उत्पाद व द्रव्य घटित करना है। किसी को कोई अटपटा लग रहा है क्या? प्रदेशों में उत्पाद व द्रव्य घटित कर रहे हैं। प्रदेशों में क्या उत्पाद होता है और क्या व्यय होता है, ऐसा किसी को लग रहा है क्या? प्रदेश तो ऑलवेज है ना, वो विस्तार हमेशा होता है, उसमें उत्पाद व द्रव्य कैसे होगा? प्रश्न कितने जनों को आ रहा है? किसी को विचार चल रहा है क्या ऐसा? थोड़ा सोचिए, मैं सोचने के लिए आपको मजबूर कर रहा हूं कि ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र में अरे ये ऑलरेडी है, इसमें क्या विस्तार, मतलब इसमें उत्पाद व द्रव्य कैसे लगाएंगे? उदाहरण दे रहे हैं ना, उत्पाद व द्रव्य के लिए उदाहरण दे रहे हैं और क्षेत्रात्मक उत्पाद व द्रव्य लगाना है, कैसे संभव है? देखो अभी आचार्य देव की भाषा में करेंगे, मैं समझाने जाऊं तो थोड़ा सा और ये होगा। तो पहले यहां पर पढ़ते हैं ना, हाँ, फिर से ये पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जिस प्रकार द्रव्यों का वास्तु समग्रपने एक होने पर भी विस्तार क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्मांश है, आप समझ में आ रही क्या? सूक्ष्मांश मतलब प्रत्येक प्रदेश और उनका क्रम, ये दो बातें नक्की करना। सूक्ष्मांश है, वे प्रदेश है, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी, वृत्ति मतलब पर्याय, समग्रपने एक होने पर भी मतलब क्या? पूरा वो द्रव्य पर्यायों का समूह सो द्रव्य है कि नहीं? तो समग्रपने एक है। जैसे विस्तार हमको एक दिखाई दे रहा है, वैसे पर्याय अपेक्षा भी द्रव्य हमको एक दिखाई देना चाहिए। कितने जन मेरे साथ में हैं? कितने जन मेरे साथ में? आप इमेजिन कीजिए, समग्रपने हमको पूरा द्रव्य, त्रिकाल द्रव्य हमको एक साथ दिखाई देना चाहिए। ओके, क्योंकि अनुभव के काल में त्रिकाल द्रव्य होता है। समझ में आ रहा है क्या? वर्तमान पर्याय त्रिकाल द्रव्य की हयाती को स्वीकार करते हुए उसकी अनुभूति कर रही है। इसलिए त्रिकाल द्रव्य जब तक अपने ज्ञान में नहीं, अखंड द्रव्य जब तक ज्ञान में नहीं, विस्तार की अपेक्षा भी और प्रवर्तमान अर्थात पर्याय क्रम की अपेक्षा भी, ऐसा द्रव्य दोनों अपेक्षा से हमारे अभिप्राय में नहीं है, तब तक अनुभव नहीं। ये एक बात। और दूसरी बात क्या है? वस्तु का परिणाम त्रयात्मक है, ये भी अभिप्राय में होगा। वर्तमान पर्याय, अरे पर्याय एक समय की है, पूर्व का अभाव, हाँ, व्यय मतलब क्या? पूर्व का अभाव है, याद रखना। और एक बात, व्यय इज ऑलवेज इक्वल टू पूर्व का वर्तमान में अभाव। ओके, व्यय वर्तमान का वर्तमान में अभाव को नहीं कह रहे हैं, व्यय
पूर्व का वर्तमान में अभाव है। एक वर्तमान का उत्पाद, ये हो गया उत्पाद, उत्पाद ये हो गया, एंड द्रव्य, न उत्पाद न व्यय, इसको क्या कहते हैं? न उत्पाद न व्यय। ये सुना है क्या कहीं? ना उत्पाद ना व्यय, क्या कहते हैं इसको? एक शब्द है, शब्द कूटस्थ। ठीक है, ठीक है। न उत्पाद न व्यय, न ऐसा दो जगह पर कहां मिलता है? चलो, 4 योग है, उसमें है वो शब्द, उसमें है शब्द, उसमें है 4 योग। हाँ, 4 योग, 15 योग। हाँ, 4 योग, 15 योग हो 4। हाँ, बराबर। चार मनोयोग कौन से? कुछ जरा बोल के तो दिखाओ। अरे सत्य असत्य उभय अनुभय, बराबर। हाँ, अब मैं फिर से बोल रहा हूं, न उत्पाद न व्यय, ये कौन सा शब्द है? इन 4 में से कौन सा शब्द लागू होगा? हाँ, उभय। अरे रे रे, हाँ, अनुभय मतलब ही द्रव्य, न उत्पाद न व्यय, उसी को द्रव्य कह रहे हैं। अगर हम उभय कहते तो क्या तकलीफ होती? उत्पाद भी व्यय भी, ऐसा चलेगा क्या? उत्पाद भी व्यय भी एक बोल ही नहीं सकते। अनुभय न उत्पाद न व्यय यहां पर कायम बना रहा है, ये समझ रहे? अनुभय का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है ये, और क्या चाहिए? देखो क्या आ रही बात? हाँ, उसी प्रकार द्रव्य की वृत्ति समग्रपने एक होने पर भी प्रवाह क्रम में प्रवर्तमान उसके जो सूक्ष्म अंश है वे परिणाम है। ओके, आगे परिणाम किसको पहले डिफाइन किया है? प्रदेश, सूक्ष्म अंश वो प्रदेश, और फिर यहां पर वृत्ति में सूक्ष्म अंश सो परिणाम, इतना कह रहे हैं। व्हाट इज दिस? देखो, पर्याय की चर्चा चल रही है ना, पर्याय की चर्चा चल रही है ना, तो त्रिकाल द्रव्य है। त्रिकाल द्रव्य में एक समय की अवस्था को हम क्या कहेंगे? पर्याय कहेंगे। वो सूक्ष्म अंश को यहाँ पर परिणाम कह रहे हैं, और वो परिणाम कैसा है? उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक है। आप कितने जन पकड़ रहे हैं? अब महत्वपूर्ण बात, ठीक है साहब, आप जो कह रहे हैं ना कि उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक पूर्व मतलब पर्याय में आप जो बोल रहे हो वो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन क्षेत्र में आप उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे लगा रहे हैं? क्षेत्र में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे लगा रहे? कोई बता सकता है क्या क्षेत्र में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे होगा? क्योंकि क्षेत्र समग्र क्षेत्र ही पड़ा है ना, उसमें नवीन क्षेत्र कहाँ उत्पन्न हुआ है? आप पकड़ रहे हैं मेरी बात? मान लो आत्मा असंख्या प्रदेश है, इतना आत्मा है, इतना आत्मा, तो ये प्रदेश है ना, तो इसमें उत्पाद व्यय और द्रव्य कहाँ लाया? इसमें अरे असंख्य, भले इसका संकोच होने दो, विस्तार होने दो, कुछ भी होने दो, लेकिन इसका उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे करेंगे? ये आपको प्रश्न खड़ा होना चाहिए। इस प्रदेश में उत्पाद व्यय द्रव्य कैसे हो सकता है? कोई लॉजिक लगा सकता है क्या? भैया मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ, विस्तार पर अपेक्षा कराएगा, त्रिकाल द्रव्य जो
मेरा एक प्रश्न है, आत्मा, अभी आप एग्जाम्पल लगाओ ना, आत्मा कितना प्रदेशी है वर्तमान में, आत्मा कितना प्रदेशी है, नॉट व्यवहार वाला, निश्चय वाला आत्मा। असंख्यात कौन सा? लोक प्रमाण असंख्यात है कि नहीं? 100% है ना। अभी वर्तमान में है कि नहीं? अब हमको प्रश्न ही कहा है, अब जब हम कह रहे आत्मा लोक प्रमाण असंख्यात इतना विस्तार क्रम वाला है, तो अब प्रश्न ही नहीं रहा, ये है, खत्म। अब ये आज है, ओके, सेकेंड पर्याय में लोक प्रमाण असंख्यात ही है कि नहीं, थर्ड पर्याय में लोक प्रमाण असंख्यात है कि नहीं, अर्थात प्रदेशों का कुछ भी नवीन उत्पन्न हुआ नहीं है और नवीन नाश हुआ नहीं है। आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? आप समझ रहे हैं क्या मेरी बात को? प्रश्न कैसे खड़ा हो रहा है मेरा? इसमें उत्पाद व द्रव्य कैसे घटित किया आचार्य ने? अर्थात नवीन पर्याय, नवीन क्षेत्र का उत्पाद, पुराने क्षेत्र का व्यय और क्षेत्रात्मक बना रहा। देखो, इसलिए यहां पर विस्तार क्रम कहकर प्रदेश गिनाया है। पहले प्रदेश का व्यय, पहले प्रदेश का व्यय, दूसरे प्रदेश का उत्पाद, और दूसरा प्रदेश दूसरे प्रदेश के स्थान पर ही है, अन्य स्थान पर नहीं है, ये उसका द्रव्यपना। समझ में आया क्या? अब दूसरे प्रदेश से हम तीसरे प्रदेश पर गए तो क्या कहेंगे? दूसरे प्रदेश का व्यय, तीसरे प्रदेश का उत्पाद, और तीसरा प्रदेश तीसरे प्रदेश के स्थान पर ही बना रहा, ये उसका द्रव्यपना। तीसरा प्रदेश अन्य जगह पर नहीं गया, ये उसका द्रव्यपना है। देखो, उदाहरण दे रहे क्षेत्रात्मक, आप बहुत बड़ा लॉजिक है, आप इसको पचा पाए ना, आपको बहुत आनंद होगा और आप बोलोगे कितनी जबरदस्त है आचार्य देव की सोच, आपको महिमा आएगी आचार्य की। तो क्या है, क्षेत्रात्मक समझा रहे हैं और समझना है हमको कालात्मक, राइट? वस्तु को हमको कालात्मक समझना है और समझा रहे कैसे? क्षेत्रात्मक। क्षेत्र में क्या किया है? विस्तार क्रम किया है। विस्तार क्रम मतलब क्या? एक एक प्रदेश को उन्होंने पहले आइडेंटिफाई किया और उनका क्रम भी नक्की किया, पहले के बाजू में दूसरा, दूसरे के बाजू में तीसरा, तीसरे के बाजू में चौथा, ऐसा क्रम है और ऐसा क्रम त्रिकाल में बना रहने वाला है। ठीक है, जब त्रिकाल में बना रहने वाला है तो प्रदेश यहां वहां नहीं होंगे, हिलने के लिए अवसर नहीं है प्रदेशों को। मतलब क्या? 10वां प्रदेश उधर से हट गया और पहले के बाजू में आके बैठ गया, ऐसा होगा क्या? 3 काल में संभव नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो द्रव्य ही नहीं रहेगा, द्रव्य क्षेत्र से खंडित हो गया। ये शब्द सुना है क्या? न क्षेत्रे न खंडयामी, सुना है? सुना है? सुना है क्या? तो जब क्षेत्र से खंडित हो नहीं सकता तो उसी तर्ज पर, उसी गाथा की टीका में जयसेन स्वामी ने लिखा न काले न खंडयामी, और उसी बात को अब आज प्रूव करना है अपने को। हाँ, उसी बात को प्रूव करने वाले हैं। आइए, मैं ये कह रहा हूं कि विस्तार क्रम कहकर एक प्रदेश उसी स्थान पर रहता है, दूसरा प्रदेश उसी स्थान पर रहता है, ये स्थान नक्की है, ये उसका द्रव्यपना। एक पहले प्रदेश का छोड़कर दूसरे प्रदेश पर आया तो पहले प्रदेश का व्यय हुआ, दूसरे प्रदेश का उत्पाद हुआ। समझ में आया? तो पहले का व्यय एक बात हो गई, दूसरे का उत्पाद ये दूसरी बात हो गई, और दूसरा दूसरे के स्थान पर है, अन्य कहीं नहीं है, ये तीसरी बात हो गई। और प्रत्येक द्रव्य में ऐसा परिणाम होता ही होता है, प्रत्येक समय में होता है। इसी को त्रयात्मक कहते हैं। परिणाम त्रयात्मक है। त्रयात्मक मतलब तीनों एक साथ रहते हैं, तीनों कार्य एक साथ हो रहे हैं, आगे पीछे नहीं हो रहे हैं, समय भेद नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? साहब ये तो समझ में आया है, लेकिन आप जो
विस्तार क्रम का और प्रवाह क्रम का क्या रिलेशन है, ये नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आएगा, इतना सरल थोड़ी है। लेकिन पहले मैं जितना समझा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है, तो आगे बढ़ने के लिए अवसर है। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? एक आध जन तो हो सकता है। तो लेकिन वो प्रदेश वहीं पर है ना? हाँ, रहने दो ना, बहुत अच्छा है ना, है ना। तो हाँ, वे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहला प्रदेश जब दूसरे प्रदेश पर आए तो वो पहला प्रदेश नहीं है ना, तो पहला प्रदेश नहीं है, इसी को हम व्यय कह रहे हैं। और पहले के बाद में दूसरा है, तीसरे की बात कर ही नहीं रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। और पहला वो भी क्रम हमको डालना पड़ा, ऐसा कोई क्रम नहीं रहता, लेकिन जो प्रदेश जहां पर है वही प्रदेश वहां पर रहता है। हमने समझने के लिए पहला दूसरा तीसरा ऐसा कर दिया है, ठीक है। तो कहने की बात, जब आप पहले प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर आते हो उस समय में पहला प्रदेश का क्या हुआ है? व्यय हुआ है। आपका प्रश्न बहुत स्वाभाविक हो सकता है कि आप पहले प्रदेश की अपेक्षा क्यों बात कर रहे हो, तीसरे प्रदेश की अपेक्षा, चौथे प्रदेश की अपेक्षा बात क्यों नहीं कर रहे हो? अरे अभी तो वो प्रदेश आया ही नहीं है, अभी जो आया है उसकी बात कर रहे हैं। अब मान लो दूसरे से तीसरे पर गया तो क्या कहेंगे? दूसरे का व्यय, पहले का व्यय नहीं कहेंगे, पहले का हो गया अभी खत्म। दूसरे का व्यय, तीसरे का उत्पाद, और तीसरा उसी स्थान पर बना रहा, ये उसका द्रव्य बना। अब तीसरे से चौथे पर गया तो विस्तार क्रम में जब चौथा प्रदेश आया तो चौथे का उत्पाद हुआ, उसी समय में क्या हुआ है? तीसरे का व्यय हुआ है, उसी समय क्या हुआ है? चौथा चौथे पर ही बना रहा है, तो ये हो गया उसका द्रव्य बना। समझ में आया क्या? मतलब ये सिर्फ काउंटिंग के हिसाब से ही लेना है? काउंटिंग नहीं, इसमें उत्पाद व्यय द्रव्य ये तीनों बातें एक ही पर्याय में हो रही है, ये दिखा रहे हैं। काउंटिंग नहीं करनी है, तीनों बातें एक समय में हो रही कि नहीं हो रही है? हाँ, एक प्रदेश में हो रहा है। हाँ, आप सबका कहना है कि आप प्रदेश में कैसे करो, यही तो मैं आपको प्रश्न पूछ रहा था, आपको समझ में नहीं आ रहा था इसलिए समझाया मैंने। आपको अटपटा लगा कि नहीं लगा? प्रदेश में उत्पाद वे कैसे कर रहे हैं आप? अरे हाँ ना, लेकिन समझाने के लिए दूसरा कोई अवसर नहीं था हमारे पास में। हम प्रदेशों की अपेक्षा समझा रहे हैं, तुम्हें समझना है पर्याय की अपेक्षा। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण है ये, प्रदेश की अपेक्षा समझाना ये आचार्य देव की मजबूरी थी, और समझना है हमको पर्याय की अपेक्षा। समझ में आ रहा है? हाँ, बराबर है। लेकिन आपको मैं एक अच्छा सा तर्क दूंगा तो प्रदेश की आपको महिमा आएगी, प्रदेश में समझाने का आपको बहुत महिमा आएगी। क्योंकि अक्सर ये होता है कि पर्याय क्रम से है, ये अभी हम सुन के हमको अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, एटलीस्ट वो हजम होने लग गई कि क्रम से है। हाँ, ये हमको क्रम से, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा वो थोड़े देर बाद में खड़ा करूंगा तर्क, लेकिन आप मुझे याद करना, मैं भूल जाऊं तो वो तर्क मैं खड़ा करूंगा। पहले तो इतना, ये जो बात चल रही है विस्तार क्रम जो चल रहा है, क्रमसार चल रहा है। और जब क्रमसार चल रहा है तो पहले प्रदेश का दूसरे प्रदेश में व्यय होता है, और दूसरे प्रदेश का उत्पाद होता है, और दूसरा प्रदेश बना रहा, ये उसका द्रव्य बना। या विस्तार क्रम बना रहा, ये भी लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। विस्तार क्रम जैसे का तैसा बना रहा, ये उसका द्रव्य बना, द्रव्य बना, ठीक है। ये उत्पाद वे द्रव्य एक ही समय में घटित हो रहे हैं एक प्रदेश में, ओके। हाँ, ये एक प्रदेश में। आपका ये प्रश्न हो सकता है कि मान लो 10वां है तो 10वें का और 11वें के साथ में आप क्रम से बढ़ते समय क्यों कह रहे? मान लो ऐसा नहीं कह सकते क्या, 11वें का उत्पाद 12वें का व्यय, ऐसा नहीं कर सकते क्या? नहीं ना कर सकते, ये क्रमसारपना नहीं है, ये अक्रमपना आया। समझ में आया? हमको आपको क्रमसारपना सिखाना है, इसलिए क्रम के माध्यम से ही जा रहे हैं हम, ओके।
हाँ, 12वां है कि नहीं उस समय में है, 13वां है कि नहीं उस समय में है, लेकिन अभी चर्चा किसकी चल रही है उसकी बात होगी, अन्य की चर्चा कैसे कर पाएंगे? समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगर अन्य की चर्चा करनी है तो हमको समग्र वस्तु देखनी है, तो उस समय में किसी की चर्चा नहीं होगी, समग्र वस्तु असंख्यात प्रदेशी हमारे ज्ञान में आ जाएगी, बैठ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन समझाने के लिए हमको ये भेद आवश्यक था, उसके बिना हम वस्तु समझा ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए भेद करके समझाएंगे। लेकिन ध्याते समय में तुम समग्र असंख्यात प्रदेशी को ध्याना, क्रम से ऐसा नहीं ध्याना, अक्रम से तुम असंख्यात प्रदेशी वस्तु को ऐसे ही ग्रहण कर लेना, वो तुम्हें अनुभव के काल में वो काम में आना है। लेकिन अभी वस्तु को समझना है तो वस्तु को इसी प्रकार से तुम्हें समझना पड़ेगा। ठीक है, आ रही है बात ख्याल में? थोड़ा सा आगे बढ़ते और प्रश्न है किसी को तो रख सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलिए। यहाँ प्रदेशों के बारे में समझाया जा रहा है, पर ऐसा तो पूरा द्रव्य ही उत्पाद में रूप हो रहा है ना? हाँ, हो रहा है ना। प्रदेशों के माध्यम से समझाया जा रहा है, बस। एक प्रदेश के बारे में, पर वो समझने के लिए है, सिर्फ पर है तो पूरा अखंड द्रव्य ही उत्पाद में करेक्ट है ना, बिल्कुल सही है बात। लेकिन 2-3 बातें यहां पर समझाई जा रही। एक तो एक पर्याय में 3 बातें होती, उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और द्रव्य हो रहा है, ये एक ही पर्याय में हो रहे, और वे सत है और त्रिकाल सत है। क्या कहा? अब आपने पूछा ये तो मैं बोल रहा हूं, त्रिकाल सत है मतलब अभी मेरी भविष्य काल की, मान लो अगले अवसर्पिणी काल, ये नहीं उत्सर्पिणी काल में जो चौथा काल होगा उस समय की मेरी पर्याय नक्की है क्या? प्रश्न है। मेरे द्रव्य में पड़ी है क्या? नक्की है तो पड़ी होनी चाहिए कि नहीं? पड़ी है कि नहीं? अवस्थित है कि नहीं? अवस्थित क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये द्रव्य का स्वभाव है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अभी भी कंफ्यूजन है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपके लिए वो पहेली थोड़ी सी बुझाने का प्रयास कर रहा हूं। कहने की बात यह है, समझाना हमको पूरा द्रव्य ही है, हमको आधा अधूरा समझाना नहीं है, लेकिन हम टुकड़े टुकड़े करके समझाएंगे। और तुम जब समझोगे ये टुकड़े टुकड़े करके समग्र वस्तु को, तो अनुभव के काल में समग्र वस्तु ग्रहण करना, आधी अधूरी ग्रहण मत करना। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, ये तो हमारा काम है, लेकिन समझाने के लिए हमको भेद करना पड़ेगा, व्यवहार से हमको भेद करना ही पड़ेगा, उसके बिना हम वस्तु समझा ही नहीं पाएंगे। हम बोल दिए डायरेक्ट समग्र आत्मा का अनुभव करो, कैसे कर रहे? नहीं न कर रहे हैं ना, इसलिए हमको भेद करके दिखाना पड़ रहा है। और फिर हमने विस्तार क्रम पहले खड़ा किया। विस्तार क्रम इजी है, इमेजिन किया जा सकता है, क्योंकि क्षेत्र अवेलेबल है, पर्याय अवेलेबल नहीं है। कितने जन मेरे साथ में? देखो, जैसे हमने कहा ये प्रदेश का विस्तार है, तो अखंड विस्तार एक साथ दिखाई दे रहा है कि नहीं? असंख्यात प्रदेश। अब मेरा दूसरा प्रश्न, काल अपेक्षा आप मुझे अनंत पर्याय एक साथ देखकर दिखाओ। अनादि की पूर्व की पर्याय और भविष्य की अनंत पर्याय, ये आप एक साथ देख पा रहे हैं क्या? द्रव्य में देख पा रहे हैं क्या? लेकिन अनुभूति के काल में त्रिकाल द्रव्य देखना है। यू आर गेटिंग मी? जैसे ये क्षेत्र हमको इमीडिएटली अवेलेबल है, असंख्यात प्रदेश, आज के आज मुझे असंख्यात प्रदेश क्रमसार दिखाई दे रहे हैं, वैसी अनंत पर्याय क्रमसार नहीं दिखाई दे रही है। मुझे एक ही पर्याय दिखाई दे रही है। कौन सी? वर्तमान पर्याय दिखाई दे रही है। और हमको देखनी है समग्र द्रव्य देखना है। मतलब क्या? अनंत पर्याय, भूतकाल की अनंत और भविष्य की अनंत, सब कुछ एक साथ देखनी है। आप मेरी बात को पकड़ रहे हैं क्या? इसलिए क्षेत्र समझाया और क्षेत्र के माध्यम से फिर गए हैं पर्याय के ऊपर। डायरेक्टली पर्याय बोल सकते थे ना, एक के बाद में एक के बाद में, इतना बोलना क्या बहुत मुश्किल है क्या? लेकिन समझाया क्षेत्र है, क्योंकि क्षेत्र असंख्यात प्रदेश हमको दिखाई दे रहे हैं।
पर्याय अनंत नहीं दिखाई दे रही है, एक ही पर्याय दिखाई दे रही है, और एक पर्याय से अनंतों पर्याय का निर्णय करना है। समझ रहे हैं क्या? आचार्य देव का लॉजिक समझ में आ रहा है क्या आप सबको? आपको आनंद आना चाहिए ये लॉजिक समझने के बाद में। हाँ हाँ, भैया जी, बोलिए बोलिए। एक समय की जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, एक समय में जो भी पर्याय उत्पन्न हो रही है और विनष्ट उत्पन्न भी हो रहा है, तो ये राग द्वेष के भाव ही लेना है ना यहाँ पे पर्याय। आपको जो लेना है सो ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नवीन पर्याय नवीन समय में है कि नहीं, इतनी सी बात है। आप राग वाली पर्याय लो, वीतरागी पर्याय लो, कोई भी पर्याय लो, उसमें बात ही नहीं चल रही है। बात इतनी ही चल रही है कि पर्याय है और एक समय में इस पर्याय में 3 काम हो रहे हैं, उत्पाद, व्यय, द्रव्य, इतनी सी बात चल रही है। आपको जो परिणाम लेना है, अरे आपको मात्र राग द्वेष की नहीं, आपको राग द्वेष क्यों दिखाई देगा? आपको ज्ञान दिखाई देना चाहिए, वीर्य दिखाई देना चाहिए, आपको सुख दिखाई देना चाहिए, मात्र राग द्वेष क्यों दिखाई दिया आपने को? हमको अरे एक द्रव्य में जब अनंत गुण है तो अनंत गुण की अनंत पर्याय दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि अनुभव के काल में सब कुछ एक साथ होने वाला है, तो ये सब होगा। आपको जो लेना है सो ले लीजिए, खाली इतना ही देखना, एक पर्याय उसमें उत्पाद, उसी पर्याय में व्यय, उसी पर्याय में द्रव्यपना, ये 3 बातें एक साथ दिखाई दे रही कि नहीं आपको, इतना ही देखो। फिर वो राग वाली हो, द्वेष वाली हो, कोई भी हो, आई एम नॉट कंसर्न, मतलब आचार्य देव भी कंसर्न नहीं है, उनको मात्र इतना ही अपने गले उतारना है कि प्रत्येक पर्याय त्रयात्मक होती है और वो स्वभाव से ही ये कार्य कर रही है, कोई दूसरा द्रव्य इसके लिए ये कार्य नहीं कर रहा है। ये भी बात यहां से सिद्ध होने वाली है। जब स्वभाव से ये पर्याय ये अपना काम कर रही है, तो अब पर द्रव्य का इसमें कुछ भी हस्तक्षेप ही नहीं सिद्ध हो रहा है, तो फिर पर द्रव्य से मुझे सुख हो रहा है या पर द्रव्य से मुझे दुख हो रहा है, ये बात हम लाते ही कहां से? जब ये बात ही नहीं रही तो अपनी समग्र वस्तु हमको दिखाई दी कि नहीं दिखाई दी? दिखाई दी, तो फिर अपनी समग्र वस्तु में लीन हुआ कि नहीं हुआ? हो जाओ ना फिर। अभी क्या बचा है? अब कुछ भी नहीं बचा है। पर का प्रवेश नहीं, पर का हस्तक्षेप नहीं, पर का प्रभाव नहीं। अब मैं निश्चिंत हो गया, निर्भर हो गया, लो मेरा काम मेरे में हो रहा है। और सुनो, मेरा काम करने के लिए मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सुनो महत्वपूर्ण बात, मेरा काम करने के लिए मुझे भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो हो रहा है उसको मैं जानने वाला हूं, बस 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 होते हुए को जानना है। मतलब क्या? भविष्य की पर्याय लानी नहीं पड़ेगी, नहीं, वो भी तेरे माथे पर भार नहीं है। सम्यक दर्शन की पर्याय नहीं, वो भी नहीं। फिर करना क्या? अरे तू अभी भी कर्तृत्व में ही बैठा है, तू अभी भी कर्तृत्व में बैठा है और हम तुम्हें अकर्ता स्वाभाविक बता रहे बारंबार और तू समझ नहीं रहा है इसको। तू अकर्ता स्वाभाविक और तू कर्ता में बैठा है। अरे हम कह रहे हैं तू अकर्ता है, तो फिर क्या करना क्या? अरे जो हो रहा है उसको जानना, यही करना। अगर करने का ही भूत है तो जो हो रहा है उसको जानो, यही करना है। कितने जन मेरे साथ में हैं? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं ये। समझ में आया भाभी जी? आगे बढ़ेंगे। देखो, जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। हाँ, फिर से याद आ गया, ये व्यतिरेक कहा तो पढ़ा था क्या? व्यतिरेक मतलब क्या? विशेष कार्य। हाँ, पर्याय व्यतिरेक की होती है, लेकिन व्यतिरेक का अर्थ क्या? व्यतिरेक मतलब भेद, एक का दूसरे में अभाव। ठीक है, एक परिणाम दूसरे परिणाम रूप नहीं है, इसलिए द्रव्य के प्रवाह में क्रम है, इसी को हम व्यतिरेक कह रहे हैं। समझ में आ रहा? पर्याय व्यतिरेकी ही होती है, अर्थात एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव या एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव। व्यतिरेक समझ में आ रहा है क्या? अभावात्मक। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं।
जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है। समझ में आ रहा है क्या? एक का दूसरे में अभाव है, दिखाई दे रहा है क्या? हाँ या ना? एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश में अभाव दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ज्ञान में सब कुछ दिखाई देता है। देखो अपने ज्ञान में, जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। अर्थात एक पर्याय का दूसरे पर्याय में नहीं होना। ओके, इतनी सी बात हजम हो रही कि नहीं सबको? एक पर्याय दूसरे पर्याय में नहीं रह सकती, एक पर्याय दूसरे काल में भी नहीं रह सकती, और एक पर्याय दूसरी पर्याय के स्थान पर भी नहीं रह सकती। दो बातें कह रहा हूं। जैसे एक प्रदेश दूसरे प्रदेश के स्थान पर भी नहीं रह सकता और किसी काल में नहीं रह सकता। ओके, फिर से पढ़िए। जिस प्रकार विस्तार क्रम का कारण प्रदेशों का परस्पर व्यतिरेक है, उसी प्रकार प्रवाह क्रम का कारण परिणामों का परस्पर व्यतिरेक है। व्यतिरेक मतलब भेद, व्यतिरेक मतलब अभाव। एक पर्याय का दूसरे पर्याय में अभाव, एक प्रदेश का दूसरे पर्याय में अभाव, तो ये क्या हो गया? भेद, व्यतिरेक, अभाव है। ठीक है, पढ़ना है क्या? समय तो हो गया है। चलो इतनी 3 लाइंस पढ़ लेते। जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न, फिर से, जिस प्रकार वे प्रदेश अपने स्थान में स्वरूप से उत्पन्न, उत्पाद, पूर्व रूप से विनष्ट, व्यय, और तथा सर्वत्र परस्पर अनुसूति से रचित एक वास्तुपने द्वारा अनुत्पन्न अविनष्ट। अनुत्पन्न अविनष्ट मतलब उत्पन्न भी नहीं हुए और नष्ट भी नहीं हुए, मतलब द्रव्य, मतलब अनुभय। ओके, होने से उत्पत्ति संघार द्रव्यात्मक है। इतनी बातें अपन ने आज चर्चा की है। आप थोड़ा सा गंभीरता से इस प्रकरण को सुनना या पढ़ना, पढ़कर बारंबार चिंतन करना, और ऐसा ही अपने को प्रतीत हो रहा है कि नहीं, ऐसा अनुभव करना। अनुमान से ऐसा ही लगता है कि नहीं, अन्य प्रकार से लगता है क्या? बारंबार चिंतन करो, और चिंतन करने के बाद में आपको देखो वस्तु बहुत सहज और सरल और सुलभ दिखाई देगी। 100% दावा है, इसके अलावा और कोई मार्ग नहीं, और इससे सुलभ अन्य किसी भी प्रकार से आप वस्तु की प्राप्ति की कल्पना ही नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन कीजिए। कोई प्रश्न होगा तो रख सकते, नहीं तो फिर अपन जिन्होंने